प्रिय साथी नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया, हमारी यूट्यूब चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। इस चैनल का अंग्रेजी वर्जन भी है जिसका नाम है पाराद जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हम फेसबुक पेज पर और ट्विटर अकाउंट पर भी उपलब्ध हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 7646950188 है। मैं अपने व्हाट्सएप नंबर को दोहरा रहा हूँ, 7646950188। लिंक्स का विवरण डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हाल ही में लॉन्च की गई हमारी राजनीतिक पार्टी जिसका नाम है लोकतांत्रिकों का समानुपातिक एवं हेतुक प्रतिनिधि समूह है के आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स हैं। पार्टी का अंग्रेजी नाम है प्रोपोर्शनल एंड रेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स अलायंस ऑफ डेमोक्रेट्स, इसे संक्षेप में पाराद कहते हैं। यह नामकरण ठीक वैसा ही है जैसा कि तमिलनाडु में AIADMK और आंध्रा में AIMIM नामों से पार्टियां हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारी ये जो राजनीतिक पार्टी है भारत की प्रथम और एकमात्र राजनीतिक पार्टी है। अर्थात भारत में जो शेष कथित राजनीतिक पार्टियां हैं वे भारतीय शासक वर्ग की अंश और पक्षपाती हैं, पार्ट एंड पार्शियल हैं। प्रिय साथियों, जैसा कि आपको मालूम है इन दिनों हमारे देश में राष्ट्रीय मीडिया, जिसको मुख्यधारा का मीडिया तंत्र कहा जाता है, उसके विषय में बहुत ही ज़्यादा चर्चा चल रही है और बहुत हॉट डिबेट्स होती हैं। ये हमारे देश का मीडिया की इन दिनों आलोचना भी बहुत हो रही है। इसमें कई प्रकार के प्रश्न भी लग गए हैं और हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग भी अब इन राष्ट्रीय मुख्यधारा के मीडिया के विषय में ढेर सारी टिप्पणियां कर रहा है। इन सब माहौल से प्रभावित होकर, जिसको हम लोग करंट अफेयर्स कहते हैं, इससे प्रभावित होकर हमने भी अपने मीडिया के ऊपर अपने विचार हमने एक आलेख के रूप में प्रस्तुत किए हैं। हमने जो आलेख तैयार किया गया है उसका शीर्षक है, क्या भारतीय राष्ट्रीय मुख्यधारा का मीडिया तंत्र संविधान निर्देशित कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। मैं इस आलेख के शीर्षक को पुनः मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ, क्या भारतीय राष्ट्रीय मुख्यधारा का मीडिया तंत्र संविधान निर्देशित कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। इस व्याख्यान को रोचक बनाने के लिए हमने कुछ काल्पनिक कहानियों और प्रारूपिक दृष्टांतों का सहारा लिया है। इस आलेख की शुरुआत हम एक देहाती कहानी से करते हैं और साथ ही आपसे ये निवेदन करते हैं कि हमारा ये आलेख है पूरी तरह से तकनीकी स्वरूप का है और इसमें कई गंभीर और कई दार्शनिक आधारभूत बातों का इसमें समावेश किया गया है। अतः हम इसको सीधा पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि मैं अभी कह रहा था आपसे कि हमने इस आलेख की शुरुआत एक देहाती कहानी से की है जिसका शीर्षक है खुराफाती बंदर पत्रकार। मैं इस शीर्षक को पुनः दोहरा रहा हूँ, खुराफाती बंदर पत्रकार। एक कहानी है जो इस प्रकार से प्रारंभ होती है। एक विशाल जंगल में एक विशाल राज्य था। उस राज्य का राजा शेर बड़ा ही लोकप्रिय, न्यायप्रिय और प्रतापी था। उसकी शासन प्रशासन प्रणाली एक आदर्श जन प्रतिनिधित्व की प्रणाली थी। साधनों, संसाधनों तथा सत्ता शक्तियों का समानुपातिक रूप से वितरण एवं विकेंद्रीकरण था। इन सब विशेषताओं के कारण राजा की प्रजा सुख शांति व ईमानदारी से रहा करती थी। न कोई विवाद था, न कोई समस्या। उस राज्य का किसी भी पड़ोसी राज्य से विवाद या शत्रुता भी नहीं थी। इसी राज्य में एक पत्रकार बंदर भी रहता था। पत्रकार बंदर इस बात से परेशान व दुखी रहता था कि उसे ना तो कोई विवाद का मुद्दा मिल पाता था और ना ही कोई सनसनीखेज खबर। पत्रकार बंदर की विभिन्न कार्यालयों,
विभागों व अन्य सार्वजनिक स्थानों में ना तो कोई पूछ परख होती थी, ना ही विज्ञापन मिल पाता था, ना कोई रिपोर्ट या कोई बाइट्स ही मिल पाती थी, और ना ही उसे कोई घास डालने को तैयार था। उसकी वैल्यू वास्तव में न्यूसेंस वैल्यू ही खत्म होने के कगार पर थी। इन सब परिस्थितियों से पत्रकार बंदर और भी दुखी एवं खींचा खींचा रहता था। कुल मिलाकर उसके व्यवसाय इन्वर्टेड कामा व्यवसाय और परिवार पर अस्तित्व का भी खतरा मंडराने लगा था। कहते हैं मरता क्या ना करता। पत्रकार बंदर को एक खुरापात सूझी। उस समय जब जंगल का राजा शेर सुबह सुबह अकेले अपने राजमहल के बगीचे के लान में टहल रहा था, अचानक पत्रकार बंदर छलांग लगाकर आया और राजा शेर के साथ पीछे से ऐसी गंदी हरकत कर के भागा जिसे भाषाई शिष्टाचार के नाते यहाँ यथावत व्यक्त नहीं किया जा सकता। राजा शेर को बड़ा गुस्सा आया। सोचा, साले नीच तुच्छ पत्रकार बंदर, ऐसी अपमानजनक लज्जित करने वाली हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई। राजा ने झेंप कर इधर उधर देखा कि कहीं कोई इस लज्जित करने वाली गंदी हरकत को किसी ने देख तो नहीं लिया। क्रोधित हो राजा शेर पत्रकार बंदर को दबोचने के लिए उस पर लपका। बंदर आगे आगे, शेर पीछे पीछे। इसी बीच भागते भागते पत्रकार बंदर को एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस दिखाई दिया। संयोग से रेस्ट हाउस के खुले आंगन में फॉरेस्ट अफसर गार्डन चेयर पर बैठकर सुबह की धूप लेते हुए चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रहे थे। इसी दौरान वे उठकर नित्य कर्म के लिए अंदर अपने सूट में चले गए थे। कूद फांद करते हुए बंदर पत्रकार को लगने लगा कि अब वो और नहीं दौड़ पाएगा और शेर के पंजे व जबड़ों से बच नहीं पाएगा। पलक झपकते ही शेर की नज़र बचाकर पत्रकार बंदर गार्डन चेयर पर बैठ गया और फॉरेस्ट अफसर का हैट एवं चश्मा लगाकर गंभीरता से अखबार पढ़ने का नाटक करने लगा। इधर शेर भी हाँफते हाँफते वहाँ आ पहुँचा और पत्रकार बंदर को फॉरेस्ट अफसर समझ जोर से नमस्ते करते हुए बोला, सर क्या आपको इधर से कोई बंदर जाते हुए दिखाई दिया है। बंदर बड़ा गंभीर मुद्रा में अफसोस व्यक्त करने वाले अफसरी अंदाज में जवाब देता है, नहीं, इधर से तो कोई बंदर जाते हुए दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैं आज के अखबार में एक बड़ी ही अपमानजनक और खेदजनक खबर जरूर देख रहा हूँ। राजा शेर ने कौतूहलवश उस खबर को जानने की इच्छा व्यक्त की। पत्रकार बंदर ने एक गंभीर एवं चिंतक फॉरेस्ट अफसर के अंदाज में अफसोस जाहिर करते हुए तथा भूमिका बांधते हुए खबर सुनाई। क्या ज़माना आ गया है, भला बताइए, एक अदने से बंदर ने इस जंगल के राजा शेर के प्रति ऐसी गंदी हरकत कर दी कि जिसे मैं पढ़कर भी नहीं सुना सकता। राजा शेर है कि उस पत्रकार बंदर को ना तो पकड़ ही पाया है और ना ही उसे कोई सज़ा ही दे पाया है। ऐसे राजा शेर को तो शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जैसे ही राजा शेर ने ये बातें सुनी तो वो बुरी तरह से सकपका गया और फौरन यह कहते हुए भाग निकला कि सर मैं वो शेर नहीं हूँ। इसी दरमियान फॉरेस्ट अफसर अपने सूट से बाहर आए और पत्रकार बंदर की उक्त हरकत देखकर डांट फटकार वाले अंदाज में बोले, क्यों बे पत्रकार बंदर, ये क्या खुरापाती हरकत करता है। फॉरेस्ट अफसर को आते देख और उनकी फटकार सुनकर पत्रकार बंदर ये कहते हुए फुर्ती से दुम दबाकर भाग गया, सर इन खुरापाती हरकतों से ही तो मेरी पूछ परख होती है और मेरे बच्चों की रोजी रोटी चलती है। साथियों, कहानी की शिक्षा व मकसद इस तरह से हो सकता है,
हर कहानी से कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य मिलती है। हर कहानी के पीछे एक संदेश छिपा होता है। इस कथा में भारत के मीडिया जगत और इस प्रोफेशन से जुड़े लोगों की सोच, मानसिकता, दर्शन, उद्देश्य, क्रियाकलापों तथा मीडिया की वैल्यू, वास्तव में न्यूसेंस वैल्यू का पता चलता है। भारतीय मीडिया की न्यूसेंस वैल्यू इस कदर है कि राजा भी उससे खौफ खाता है। वो चाहे तो देश के आदर्श राजा की भी ऐसी तौहीन, बेइज्जती, बदनामी कर दे कि राजा शर्म के मारे मुंह भी दिखाने लायक ना रहे। इसलिए भारतीय मीडिया के खुरापाती महत्व, न्यूसेंस वैल्यू से आम जनता तो क्या, आदर्श राजा तक भी डरता है। भारतीय मीडिया की व्यापकता बहुत विशाल, गहरी और जटिल है। उसका खुरापाती महत्व भी संसार में सबसे खतरनाक है। भारतीय मीडिया अगर चाहे तो खुरापाती न्यूसेंस वैल्यू का सदुपयोग आम जनता, गरीब जनता के हित में करे तो उनके कल्याण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन मीडिया पर्सन अपने को बहुत बड़ा तोपचंद, खुरापाती वैल्यू होने के कारण समझते हैं। वे किसी की भी धज्जियां उड़ाने और उसे अपमानित करने के लिए बहुत आक्रामक रवैया अपनाते हैं। अब हम भारतीय राष्ट्रीय मुख्यधारा के मीडिया तंत्र के विषय में अपने विचार रखते हैं। ये जो 21वीं सदी है वो सूचना एवं प्रौद्योगिकी की सदी कहलाती है। सूचना, इन्फॉर्मेशन, जानकारी, नॉलेज, ये दोनों पूर्णतः भिन्न हैं। एक सूचना जानकारी भी हो सकती है, किंतु जब सूचनाएं बहुत सी हों तो ये जरूरी नहीं कि वो जानकारी हो। जानकारी में बौद्धिक तत्व हो सकते हैं, किंतु सूचना में बौद्धिक तत्व हों ये जरूरी नहीं है। जानकारी में बहुत सी सूचनाएं हो सकती हैं, किंतु सूचना में सदैव जानकारी हो ये जरूरी नहीं है। यानी कोई सूचना बिना जानकारी के भी सूचना हो सकती है। मानव में ज़्यादा से ज़्यादा सूचना और जानकारी को प्राप्त करने की जिज्ञासा का गुण है। मानव के इसी गुण के कारण ढेर सारे आविष्कार, खोजें हुई और आज हम ये जो विशाल मीडिया तंत्र, जिसमें इंटरनेट, मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया इत्यादि प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं, देखते हैं वे मानव की जिज्ञासा का ही परिणाम है। सूचना तथा प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस विशाल जंजाल इंटरनेट ने एक तो दूरियां कम की, दूसरे सारे विश्व के मानव एवं मानव सभ्यता को एक दूसरे से बहुत नज़दीक एवं गुत्थम गुत्था इंटरेक्ट कर दिया है। आज ऐसा लगता है मानो पृथ्वी हथेली पर रखे हुए आंवले की तरह है। इन आयामों ने अनेक नई नई अवधारणाओं को जन्म दिया है। जैसे अब विश्व एक विश्वग्राम, ग्लोबल विलेज बन गया है। विश्व की कोई भी सभ्यता, संस्कृति एवं देश एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। अब किसी एक देश की परम संप्रभु सत्ता, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी शेष नहीं है। हमें ये बात भी ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे मानव सभ्यता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मीडिया तंत्र का भी महत्व बढ़ता जा रहा है। किसी भी लोकतांत्रिक देश, खासकर भारत जैसे विशाल बहुनस्लीय, मल्टी इथनिक ग्रुप्स, बहुसांस्कृतिक एवं बहुजातीय देश में तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के 4 खंभों, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं प्रजातंत्र मीडिया में मीडिया को एक अति महत्वपूर्ण खंभा माना गया है। प्रिय विद्वान श्रोताओं, ये जो मीडिया के महत्व की भूमिका आपके सामने संक्षेप में प्रस्तुत की है, इसी तारतम्य में हमें ये भी समझना है कि हालांकि मीडिया तंत्र को विकसित होने से उपरोक्त अनुसार वर्णित ढेर सारी अच्छाइयाँ और मानव कल्याणकारी बातें भी आई हैं, लेकिन अनेक नकारात्मक एवं
हानिकारक बातें भी आई हैं। इन अच्छाइयों एवं बुराइयों, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को हम केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में सार संक्षेप में ही वर्णन करना चाहेंगे। भारत में जब वर्ष 1990-92 में एलपीजी अर्थात मुक्त व्यापार, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन एवं विश्वव्यापीकरण, ग्लोबलाइजेशन की अवधारणाएं आईं, तब से जीवन के हर क्षेत्र, खासकर व्यापार एवं विपणन, कॉमर्स एंड मार्केटिंग के क्षेत्र में भारी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, व्यापार, मार्केटिंग, विपणन ये तीनों एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के इतने पूरक हैं कि तीनों के पृथक पृथक अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। इस एलपीजी के युग में इस व्यापार, मार्केटिंग और विपणन की तिकड़ी में विज्ञापन का महत्व बहुत बढ़ा दिया है। लेकिन हम यहाँ जिन बातों का उल्लेख कर रहे हैं वे कुछ इस तरह से हैं कि भारत का मीडिया तंत्र, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, वो एलपीजी के धारा प्रभाव से बच नहीं सका, जो कि स्वाभाविक एवं लाजमी था। इसमें कोई आलोचना की बात नहीं। मीडिया जगत में व्यवसायीकरण हुआ है, विश्वव्यापीकरण हुआ है, शासकीय एकाधिकरण, गवर्नमेंटल मोनोपोली जैसे कि सरकार का दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर एकाधिकार का खात्मा एवं बहुअधिकारिकता, ओलिगोपोली का पदार्पण हुआ। इसमें कई नई एवं भिन्न भिन्न प्रकार की निजी चैनलों का बड़े पैमाने पर लॉन्चिंग हुआ। इसी प्रकार से प्रिंट मीडिया में भी बड़े बड़े एवं विश्व स्तर के समाचार पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत हुई। उनका तीव्र गति से पूरे भारत में बड़ी संख्या में वितरण होने लगा। इन दिनों सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों ने तो खूब धूम मचा कर रखी है। एक तरफ भारतीय मीडिया जगत को इस विज्ञान, तकनीकी, औद्योगिकीकरण एवं व्यवसायीकरण के युग में स्वयं को व्यावसायिक, व्यापारिक मापदंडों और सिद्धांतों को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वहाँ दूसरी तरफ मीडिया जगत को सम में आपसी आंतरिक प्रतिस्पर्धाओं का भी सामना करना होता है। इस युग में दोनों बातें स्वाभाविक एवं लाजमी हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन भारतीय मीडिया तंत्र का इस समाजवादी लोकतांत्रिक देश में पूर्णतः पूंजीवादी एवं कॉरपोरेट होना एक गैर संवैधानिक बात है। इसके अलावा जब प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हेल्थी कंपटीशन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अनहेल्दी कंपटीशन में बदल जाए और मीडिया जगत अपनी व्यावसायिक नैतिकता, प्रोफेशनल इथिक्स को त्याग दे, मात्र मुनाफाखोरी करने लगे, जिसे पत्रकारिता की भाषा में पीत पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म भी कहते हैं, करने लगे। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि भारतीय मीडिया जब उसे संविधान में दिए उत्तरदायित्वों की उपेक्षा करने लगे तो फिर समस्या खड़ी होना स्वाभाविक है, उसकी कड़ी आलोचना होना भी स्वाभाविक है, देश में संकट होना भी लाजमी है। ये जो उपरोक्त बातें हैं वे सब पर्दे के पीछे की और पेपर प्रिंट के बाहर की हैं। अब हम कुछ उन खास बातों का या गतिविधियों के विषय में अति संक्षेप में वर्णन करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में, टीवी और सिनेमा के पर्दे एवं प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में पत्र पेपर पर दृष्टिगोचर होती हैं। भारत में मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे वो मनोरंजन का क्षेत्र हो, सीरियल, रियलिटी शो इत्यादि, अनेक सीरियलों में जो कथानक
विषय वस्तु, थीम और शिक्षा संदेश रहता है वो घटिया नहीं तो स्तरहीन एवं भारतीय समाज, संस्कृति एवं सामाजिक मान्यता प्रणाली, सोशल वैल्यू सिस्टम के ठीक विपरीत एवं बेमेल होता है। इसके ढेर सारे दुष्परिणाम होते हैं। इन दुष्परिणामों का यहाँ विवरण देना प्रासंगिक नहीं होगा। हमारा यहाँ यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि व्यवसाय अधिक कमाई के तथा टीआरपी बटोरने के चक्कर में अश्लीलता एवं नग्नता परोसी जा रही है। टीवी के अलावा भारतीय सिनेमा भी इस मामले में पीछे नहीं है। भीषण हिंसा, मारधाड़, घातक हथियारों का खुलेआम भारी प्रयोग, स्पेशल इफेक्ट और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बड़े पर्दे पर कुछ इस तरह से परोसा जाता है कि युवा पीढ़ी उसके दुष्प्रभाव से बची नहीं रहती। इन दिनों अधिकतर फीचर फिल्मों की कहानी एवं उनका प्रस्तुतिकरण घोर शत्रुता, नफरत, बदला, आपसी खूनी संघर्ष से तथा घात प्रतिघात, धोखाधड़ी, जाल फरेब, धूर्तता से परिपूर्ण होते हैं। जो थोड़ा गीत संगीत होता है उसमें शामिल किया जाता है, उसमें नग्नता एवं अश्लीलता, अंग प्रदर्शन की भरमार होती है। और भारत की युवा पीढ़ी में पाई जाने वाली मानव कमजोरी, ह्यूमन वीकनेस का बहुत दुरुपयोग किया जाता है। उनकी सोच मानसिकता को अहिष्णु, आक्रामक, अहिंसक व सेक्स लोलुप्त बना दी गई है। कृपया ध्यान दें, भारत में जो बलात्कार की बड़ी संख्या एवं घटनाएं होती हैं उनके लिए भारत सारे संसार में बदनाम है। इसके पीछे उक्त वर्णित अवधारणाएं तथा कुछ पुरुष प्रधानी संस्कृति मान्यताओं का भी मिले जुले कारण हैं। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा ये आलेख का प्रथम भाग यहाँ समाप्त होता है। हमने इस आलेख को 2 बराबर भागों में बांटा है। द्वितीय भाग हम शीघ्र ही आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल हम आपसे हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और शेयर करने का निवेदन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये निवेदन अवश्य कर रहे हैं कि कम से कम हमारे 10 से 15 एपिसोड उनके क्रम के अनुसार अवश्य देखें। हमारा विश्वास है कि इसके पश्चात आप निश्चय ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे और हमारी पार्टी पाराद से मिशनरी भावना के साथ जुड़ेंगे। इस एपिसोड को देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए पुनः धन्यवाद। नमस्कार।